देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि कल 900 साल में पहली बार बड़ा सूर्य ग्रहण आ रहा है। ब्रेकिंग नहीं चलाऊंगा, लेकिन पहले आपको खबर बताऊंगा। इस वक्त 900 साल में पहली बार ऐसा सूर्य ग्रहण आ रहा है। कितनी राशियों को परेशान करेगा, देश को कितना परेशान करेगा, क्योंकि 1962 के युद्ध से पहले भी कुछ ऐसा ही सूर्य ग्रहण था। सोचिए क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो रही है। भारत में कल कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। क्या आप जानते हैं कि अभी कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। इन सब का कनेक्शन सूर्य ग्रहण से है। हो सकता है क्या? हम दिखाएंगे आपको ये बिग वॉल पर, ये फुल एंड फाइनल की बिग वॉल पर आपको ऐसे आंकड़े बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तैयार हो जाइए इस वक्त की सबसे पहली खबर के साथ। 900 साल बाद पहली बार ऐसा अनोखा सूर्य ग्रहण। भारत चीन युद्ध के समय भी आया था ऐसा ही सूर्य ग्रहण। पहली ब्रेकिंग, कब लगेगा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण? वो होगा कल 6 घंटे का सूर्य ग्रहण। कई राशियों के लिए चिंताजनक है। ये इस वक्त की पहली बड़ी खबर। 4 बजे की 4 ब्रेकिंग दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। दूसरी बड़ी खबर, LAC पर भारत ने बढ़ाई अपनी वायु शक्ति। देश के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर LAC पर तैनात। हर हमले का जवाब देने के लिए हम तैयार। वायुसेना प्रमुख का यह बयान। इस वक्त ये दूसरी ब्रेकिंग है। LAC पर हमारी वायु शक्ति पूरी ताकत के साथ। तीसरी ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर। 4 बजे की 4 ब्रेकिंग बता रहा हूं। 24 घंटे में भारत में कोरोना का महाविस्फोट। 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,516 मामले, 375 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,137 मामले। साउथ कोरिया और चीन में कोरोना में दूसरी वेव शुरू हो गई है। यह तीसरी ब्रेकिंग है। और इस वक्त की आपको 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में किसी भी वक्त बड़ा भूकंप। दिल्ली में बड़े भूकंप की भविष्यवाणी वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने की है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 महीने में भूकंप के 18 झटके महसूस किए गए हैं। 3 महीने में 18 झटके। स्क्रीन पर अभी इस वक्त आपके सामने 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। जरा देखें इस वक्त की 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। यह देखिए, पहली खबर, भारत चीन युद्ध के समय भी आया था ऐसा ही सूर्य ग्रहण। दूसरी खबर, हमले का जवाब देने के लिए तैयार वायु शक्ति। फिर महाविस्फोट, तीसरी खबर, और वो है कोरोना की। और चौथी खबर, दिल्ली में किसी भी वक्त आ सकता है महाभूकंप। मैं आपको ये खबरें बता रहा हूं, लेकिन इन सभी खबरों के बीच में 4 बजे की 4 ब्रेकिंग के बीच में शुरुआत करते हैं हम अपने शो की। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग से, और वो है वायुसेना की जो खबर हमारे सामने आ रही है, जो कि हैरान करने वाली है। LAC पर भारत ने बढ़ाई अपनी वायु शक्ति। सीधे देखें आपकी स्क्रीन पर। देश के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर LAC पर तैनात। हम हमले का जवाब देने के लिए हम तैयार, वायुसेना प्रमुख ने कहा है। सीधे चलेंगे मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लद्दाख से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तुरंत मुझे बताइए क्या हाल है? वायु शक्ति पूरी अपनी ताकत दिखा रही है वहां पर। बिल्कुल निशान, देखिए मैं अभी लद्दाख में हूँ। ये पूछे का जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है, इस पर लगातार वायुसेना के जो विमान, जो फाइटर हैं, जेट, उनकी लगातार इस पर गड़गड़ाहट आपको सुनाई पड़ रही है। 3 बातें महत्वपूर्ण आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि चाहे वो MiG-29 हो, चाहे वो सुखोई हो, मिराज हो, अपाचे हो, ये सब इन सब की जो है आवाजाही, इन सब की गश्त यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से लगातार जारी है। दूसरी बात यह कि जो भी एयरफील्ड लद्दाख से लेह से नजदीक हैं, उन एयर
एयरफील्ड से लगातार जो फाइटर प्लेन हैं वो लगातार यहां पर हम उनको गश्त करते हुए पा रहे हैं, गश्त करते हुए देख रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जो पीस टाइम लोकेशंस हैं, पीस टाइम लोकेशन से कई ब्रिगेड और कई इंजीनियर रेजिमेंट वो इस तरफ मूव कर चुकी हैं। और ये जो पूरा मैं आपको जो इलाका इस समय आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं और जिसको मैं लगातार मैं पिछले अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए। मैं एक तरफ आपकी एक तरफ ब्रेकिंग दिखाऊंगा और एक तरफ आपको दिखाऊंगा। जरा दिखाइए, अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए। लद्दाख में वायु शक्ति कैसे तैयार है, दिखाइए अपनी आंखों देखी ग्राउंड जीरो से। निशांत, ये जो इलाका पूरा देख रहे हैं, ये इलाका ये लद्दाख का इलाका है, ईस्टर्न लद्दाख का इलाका है। जमीन से कम इस समय हम 11 से 12 हजार फीट की ऊंचाई पर हैं और हम देख रहे हैं कि यहां पर भारतीय वायुसेना अपना पराक्रम लगातार दिखा रही है। दौलत बेग ओल्डी जो कि सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, वहां तक भारतीय विमान वहां तक पहुंच रहे हैं, वहां उनकी लैंडिंग हो रही है। और मैं आपको जगह बता दूं, अगर आसपास की जितनी भी एयरफोर्स स्टेशन हैं, आप तैयारियों का अंदाजा समझिए। आदमपुर से लेकर के अंबाला और सिरसा से शुरू कीजिए और चंडीगढ़, जितने भी आसपास के एयरफील्ड हैं, हर जगह से भारतीय वायुसेना पूरी तरह से चौकस है। और बड़ी बात मैं आपको यह भी बता दूं, जो सपोर्टिव रोल रहता है भारतीय वायुसेना का, उस सपोर्टिव रोल के अलावा जो यहां पर सपोर्ट बेस उसका रहता है साजो सामान पहुंचाने में, सपोर्टिव रोल के अलावा जिस तरह से हम मूवमेंट देख रहे हैं, वायुसेना किसी भी वक्त किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार यहां पर नजर आ रही है। वो तस्वीरें भी यहां पर दिख रही हैं। और जो पुल तैयार हुआ है, ये गलवान घाटी वाला नया पुल तैयार हुआ है जो कि चीन की आंखों का कांटा बना हुआ है, उसके जरिए जो पहले फुट ओवर ब्रिज था लेकिन अब पूरा पुल तैयार हो गया, उसके जरिए जो साजो सामान की आवाजाही LAC के एकदम करीब पहुंची है, उसने भी चीन के माथे पर बल ला दिए हैं। और हम पूरा यहां इस लद्दाख वैली इस लद्दाख की घाटी में पूरा सैन्य शक्ति की ताकत। मुझे एक बात बताइए, गांव वाले क्या कह रहे हैं? ऐसी ताकत पहले कभी देखी? गांव वाले क्या कह रहे हैं? ऐसी ताकत, ऐसी जिस तरीके से जो वहां पर कोऑर्डिनेशन है, कभी पहले देखा? बताइए मुझे, 50-50 में दिखाइए अभिषेक को। देखिए, देमचुक से लेकर के, मैं आपको जगह बता रहा हूं, देमचुक से लेकर के चुशुल तक जितने भी गांव हैं, या तंगसे के करीब 13 गांव हैं। हम चूंकि वहां जा नहीं सकते, चूंकि बीच में अभी इस समय जाने की परमिट नहीं है, लेकिन बात हो रही है फोन पे, उन सबका कहना है कि वो बहुत ही अभूतपूर्व दृश्य है। और वो इस बात को बार बार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय सेना जिस आक्रामक अंदाज से गश्त कर रही है, उसका बहुत ही तगड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। यहां पर जो मनोबल है वो शीर्ष पर है। और दूसरी ओर की जो गतिविधियां आमतौर पर दिखती थी, वहां सन्नाटा दिख रहा है LAC के उस पार, जहां पर घुसने की कोशिश होती थी। इसका असर देखिए, इसका असर भी दिख रहा है। गलवान घाटी की उस पार अक्साई चीन की तरफ अभिषेक, हलचल होती थी। एक सवाल और पूछूंगा, रुका नहीं जा रहा। अभी तो हमने बस अंगड़ाई ली है और वहां सन्नाटा हो गया। बिल्कुल सन्नाटा हो गया। और मैं आपको एक बात और बता दूं निशांत जी, आंखों देखिए, जो आसपास के हाईवेज हैं वहां से हम ये भी देख रहे हैं कि वहां से जो लाइट होवित्जर होती है और आर्टिलरी गन होती है, उसका भी मूवमेंट हो रहा है। मैं ना आपको जगह बता रहा हूं, ना मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं कि किस तरह से हम चौकस हैं, किस तरह से हम तैयार हैं। चाहे वो होवित्जर हो, चाहे वो आर्टिलरी गन हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, हर तरह से हर स्थिति में भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो फॉरवर्ड, अभिषेक मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, शानदार। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं अपने दर्शकों को यहां पर बिग वॉल पर लेके जा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि क्या तैयारी हमारी। सीधे चलते हैं, हम आपको यहां पर लेकर चलते हैं। ध्यान से देखें, एक एक जानकारी आपके सामने। हमारी टीम जो है उसने इसको तैयार किया। ध्यान से देखें, आप पहला फायर करें। यहां पर सबसे लंबा सूर्य ग्रहण, लेकिन उससे पहले आपके सामने मैं आपको यह दिखा रहा हूं, यह बिग वॉल जो है कल जो सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन हम यहां पर आपको बताने वाले हैं कि इसका क्या ताल्लुक है। खैर, बहरहाल मैं चाहूंगा इसको थोड़ा चेंज करें और वो जो हमारी एयरफोर्स वाला है उसको यहां पर तुरंत प्ले आउट करें। एयरफोर्स की जो ताकत है वो अगर हम आपको बताएं तो वो अपने आप में, क्योंकि उसका इससे बहुत ताल्लुक है। ये जो आप सूर्य ग्रहण की तस्वीर देख रहे हैं उसका इससे बहुत ताल्लुक है जो LAC पर हो रहा है। इन दोनों चीजों को ट्रांजिशन लाएं। भारत पूरी तरह तैयार है, LAC पर वायुसेना फुल अलर्ट पर है, सभी फाइटर प्लेन तैनात हैं, लेकिन
युद्ध का सूर्य ग्रहण से क्या कनेक्शन है बताएंगे हम आपको, इसीलिए वो दिखाया था पहले। सीधे यहां पर दिखाते हैं। वायुसेना के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान, चेंज ओवर करें इसको। सुखोई, जैगुआर, मिग के अलावा अपाचे, चिनूक। अपाचे और चिनूक नया एडिशन है, लेकिन पता है किसके लिए वो तैयारी हुई। फिर एलएसी पर वायुसेना सबसे लंबे युद्ध के लिए तैयार है। सीधे चलूंगा अपने खास मेहमानों के पास। हमारे जो खास मेहमान है उनको यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को बताना जरूरी है इन सब का कनेक्शन है, बहुत प्रोमिनेंट कनेक्शन है। सीधे स्क्रीन पर दिखाएं मेरे साथ सबसे पहले के सिन्हा, जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर आप जुड़ने वाले हैं। आपके सामने एक और आपको दिखाई दे रहे हैं और वो है युक्तेश्वर कुमार। सर स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों में जमकर एनालिसिस कर रहे हैं। मेरे साथ आनंद शर्मा जी हैं, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ है सौम्य दत्ता, आपका स्वागत है। पंडित अजय बाम भी हैं और मेरे साथ इंग्लैंड से जुड़ चुकी हैं इस वक्त सुनीता जी, सुनीता छाबड़ा पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं, आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले युक्तेश्वर जी स्प्लिट में इनको दिखाइए। युक्तेश्वर जी मुझे बताइए, वायुसेना तैयार है, नंबर 1, हमारी पूरी ताकत हमने वहां झोंक दी है। नंबर 2, मुझे यह बताइए अभी के हालात आपको कैसे दिख रहे हैं? क्या लगता है कि भारत ने एग्रेसिव पोस्चरिंग से चीन को एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज दिया कि नहीं? बिल्कुल दिया है, धन्यवाद। पहले ही मैं बोल चुका था कि भारत की तरफ से यह है कि ये दिल मांगे मोर, और चाइना की तरफ से यह है कि अब जाने दो भी यारो। तो भारत की तैयारी बहुत अच्छी है। और ऐसा क्यों चाइना कर रहा है? क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल वार हो चुका है। इंडिया जो है चाइना का सबसे बड़ा कंपटीटर है। अब चाइना को ये डर लग रहा है कि चाइना और इंडिया दोनों बड़े कंट्री हैं, दोनों की पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, और इतना बड़ा डेमोक्रेसी अब उभर के आ रहा है, इतना तैयार है, बुलंद है, फोर्स है, और हम इतने तैयार हैं। तो चाइना को लग रहा है कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहां मल्टी पार्टी सिस्टम अगर इतना मजबूत हो जाए और चाइना को की तरह वो मजबूत हो जाए, भले ही अभी 4 गुना छोटा हो हमारा जीडीपी भले ही $3 ट्रिलियन से भी कम हो और उनका 14 ट्रिलियन हो, लेकिन अभी जो क्या है कि भारत अब जो पुराने समय का वो जीडीपी ग्रोथ से उतर करके अब काफी बढ़ चुका था। वो कोरोना वायरस ने दोनों को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया और चाइना को भी बहुत अफेक्ट करेगा, क्योंकि चाइना का जो बाइकॉट हो रहा है प्रोडक्ट्स का, केवल भारतवर्ष में नहीं हो रहा है, सर हर एक देशों में हो रहा है। मैं लंदन में ही बैठा हूं और यहाँ पे भी बहुत लोगों मैं आपको रोक रहा हूं सर। मेरे सामने इस वक्त आपने जो बताया है, एक क्विक यहां पर मैं दिखाऊंगा, यहां पर प्लीज सेंटर पे अगर ग्राफिक्स प्ले हो पाए, क्योंकि वो हमारा डेटा बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए। लेकिन वेरी क्विकली अभिषेक उपाध्याय, एक जो वहां पर माहौल है, वो माहौल अभी जो मूड है, जो मोमेंटम है, अभिषेक उपाध्याय मैं आपसे जानना चाहूंगा, उससे क्या लग रहा है कि ये सिर्फ डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ है या अलर्टनेस की लेवल ये है कि हम कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? लेकिन निशांत, माहौल एकदम साफ है। माहौल ये है कि भारत की तैयारी जो है यहाँ पर है, वो एक तरह से चीन को मैसेज है कि अब अगर कोई भी इस तरह का एडवेंचर अगर किया तो एडवेंचर का अंजाम क्या होगा। और ये व्यू रचना रची गई है। एयरफोर्स की ताकत, निशांत, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, एयरफोर्स की ताकत, जो आर्मी की फॉर्मेशन है उसकी ताकत, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमारी सड़कें, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कल भी आपसे, जिस तरह से दरबुक से लेकर के शोक से होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक हमारी सड़कें पहुंची हैं, और वहां से जो ब्रिज तैयार हुआ है, वो गलवान नाला के ऊपर का जो ब्रिज तैयार हुआ है, ये जो हमारी फॉर्मेशन है, और साथ में जो मलक्का की खाड़ी के आसपास जो हमारा जो नेवी की हमारी फोर्स है, ये सब पूरा एक व्यू रचना है कि अगर अगली कोई ऐसी गुस्ताखी चीन ने की तो वही जवाब मिलेगा जो चीन को मिलना चाहिए था। ये चीन को इस इलाके में यहाँ के लोग कह रहे हैं, ऐसा अभूतपूर्व उन्हें जो बिल्डअप है उन्होंने बहुत सालों में नहीं देखा है, और ये बहुत बड़ा मैसेज है चीन के लिए। और इसका मैं आपको एक वो भी बता दूं, जो हमारे गांव के, जो एलओसी के आसपास के गांव के लोग हैं जिनसे हमारी बात हो पा रही है, वो ये भी कह रहे हैं इसका असर ये हो रहा है कि एलएसी के उस पार की जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी बहुत कम दिखाई पड़ रही है। पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं, में पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा दिख रहा है। अभिषेक, हम दोनों ने साथ रिपोर्टिंग की है और हम दोनों ने साथ कई जगह रिपोर्टिंग की है। दिल से बताना मेरे भाई, ये एक एक दर्शक देश का जानना चाहता है। जब गए थे तब चिंता थी, और जब पहुंच गए तो चिंता खाफूर हो गई।
बिल्कुल, देखिए एक बात एकदम क्लियर मैं आपको बता रहा हूं कि अभी की स्थिति ये है, आज की तारीख में यहाँ पर स्थिति ये है कि जिस तरह से पूरा ये जो लद्दाख का इलाका है जहां पर मैं खड़ा हूं निशांत, और बात करते करते मैं एक बार फिर से ये इलाका दिखाऊंगा। बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, 12,000 फीट की ऊंचाई पर जिस समय जहां पर मैं खड़ा हूं करीब 12,000 फीट की ऊंचाई तो यहीं पर है। लेकिन ये चिंता इसलिए खत्म है क्योंकि हर तरफ जितना भी हम देख रहे हैं पूरा एक तरह का अद्भुत व्यू रचना तैयार की गई, अद्भुत व्यू रचना तैयार की गई। अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए मेरे साथ। हम वहां के विमान नहीं दिखा सकते लेकिन बगल में ग्राफिक्स में सारे विमान दिखा रहे हैं। अभिषेक मैं रोक रहा हूं आपको, थोड़ा सा रोक रहा हूं मेरे भाई, मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि आप वहां पर जिस तरीके से एक वॉरियर की तरह जुटे हुए हैं ये हमारे लिए बड़ी बात है। मैं सीधे, थोड़ा डिले है अभिषेक को, मैं चाहूंगा सीधे यहां पर आए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, और अब हम बात करते हैं जो कल होने वाला है उससे जोड़ते हुए सूर्य ग्रहण। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, 900 साल बाद पहली बार ऐसा अनोखा सूर्य ग्रहण। भारत चीन युद्ध के समय भी आया था ऐसा ही ग्रहण। स्क्रीन पर आपके कल लगेगा सबसे लंबा 6 घंटे का सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कई राशियों के लिए चिंताजनक। एक और इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं और यह गौर करने वाली बात है, सूर्य ग्रहण का युद्ध से क्या ताल्लुक है यह समझने वाली बात है। सूर्य ग्रहण कई राशियों के लिए चिंताजनक, लेकिन मैं यहां पर सीधे वॉल पर लेके जाऊंगा। अब आपको पूरी डिटेल बताएंगे सूर्य ग्रहण की। अजय भांबी जी प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। सर मैं आपके साथ आ रहा हूं तुरंत। यहां पर स्क्रीन पर आप देखें, कल जो सूर्य ग्रहण होने वाला है 1962 में कुछ ऐसा था, लेकिन यह 9 साल में पहली बार होगा। सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है, दिखाएं यहां पर। सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:05 तक रहेगा सूर्य ग्रहण। 900 साल बाद सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग हो रहा है। ग्रहण के दौरान कुल 6 ग्रह वक्री अवस्था में होंगे। यह मुझे नहीं पता, यह हमारे पंडित जी बताएंगे। ग्रहों की इन स्थिति से अशुभ स्थिति बनेगी यह भी कहा जा रहा है, यह भी हमारे जो पंडित जी बताएंगे। 1962 में युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसा ही सूर्य ग्रहण था। यह बहुत चिंता का विषय है। कल लगेगा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण। जो सवाल है वो यह है कि सूर्य ग्रहण का क्या ताल्लुक है। क्या कल होने वाले सूर्य ग्रहण के बाद फिर युद्ध की स्थिति बनेगी? सीधे चलता हूं मैं यहां पर अजय भांबी जी के पास, और मैं चाहूंगा उनसे जब मैं बात कर रहा हूं तो ये सारे ग्राफिक्स बीच में प्ले करें। शुरुआत ब्रेकिंग से कर सकते हैं। अजय जी स्वागत है आपका। अभी तक आप जितने भी हमारे शोज में रहे, आपकी एक एक बात काफी हद तक सही हो रही है, लेकिन सर ये सूर्य ग्रहण, युद्ध की स्थिति, कैसे इसको जोड़ते हैं आप? ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत ही विनाशक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कई मायने से। इससे पहले 26 दिसंबर को 2019 को एक सूर्य ग्रहण हुआ था जो धनु राशि में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि चाइना में जो कोरोना का कहर था जो बाद में हुआ, उसके बाद वो फैलना शुरू हुआ और देश के, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, 200 से ज़्यादा देश इस सब से बुरी तरह से इफेक्टिव हो गए। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। वो हुआ था धनु राशि में और यह हो रहा है मिथुन राशि में। जो धनु और मिथुन है आमने सामने की राशियां हैं, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जब वहाँ हुआ था तो वहाँ पर चाइना ही पकड़ में आया था। चाइना में ही ये कोरोना वायरस निकला था। उसके बाद में इतना फैला कि पूरा विश्व इसमें हाहाकार होने लगा और लोगों को ऐसा डाउट होने लगा कि इसमें दोषी हो ना हो चाइना ही होना चाहिए। हमारा भी ऐसा मानना है, हमने आपके यहाँ बोला भी था, हमको लगता है इसमें चाइना दोषी है। अब यहाँ पर ये दूसरा सूर्य ग्रहण हो रहा है। इसके बीच में जैसा आपने बोला 6 ग्रह वक्री हैं, और जब 1962 की हम बात करते हैं वहाँ पर अष्टग्रही थी। 8 ग्रह 4 और 5 फरवरी 1962 को एक राशि में थी। अच्छा। और ऐसी जब स्थिति होती है तो वो स्थिति बड़ी विवश हो जाती है। उसके बाद जो भारत और चाइना के साथ हुआ, हम सबको अभी क्या वैसी स्थिति है? इस बार क्या हो रहा है? अभी क्या वैसी स्थिति है? 26 तारीख को मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ जी, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। जब 26 तारीख को 26 दिसंबर को जब ये सूर्य ग्रहण हुआ था धनु राशि में पहले वाला 2019 में, तब 6 ग्रह एक राशि में थे और अब 6 ग्रह वक्री हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इम्बैलेंस बना हुआ है। वराहमिहिर ने अपने शास्त्र में लिखा है कि अगर आषाढ़ मास में सूर्य ग्रहण हो तो वो बड़ा चाइना के लिए घातक होता है, कश्मीर के लिए घातक होता है जी। तो चाइना
खुद ही अपने ट्रैप में फंस गया। इतने सालों, इतने दिनों से वो काफ़ी गड़बड़ कर रहा था, इतने महीनों से, अब उसमें ट्रैप हो गया। लेकिन इसमें ये जो युद्ध का माहौल है, मुझे क्या लगता है कि युद्ध प्रॉपर युद्ध जैसा होना चाहिए, बिल्कुल रियल वॉर, तो वो शायद नहीं होगी, लेकिन वॉर जैसा एनवायरनमेंट अवश्य दिखेगा। सर वहां पर अजय भांबी जी ने दिए, मैं रोक रहा हूं आपको। 2 पॉइंट्स ब्रेकिंग अपनी टीम को तैयार करने को बोल रहा हूं। अजय भांबी जी ने 2 प्रेडिक्शन किए। पहला, युद्ध नहीं होगा लेकिन युद्ध की स्थिति जैसी दिखेगी, चाइना अपने जाल में ही फंसेगा। बड़ी खबर, क्योंकि ये जो हालात बन रहे हैं, ग्रहों की चाल है, अजय भांबी जी का ये कहना है, ये चाइना के लिए चिंता करती है। और शायद ये आपकी बात अभी देश के मूड से भी लग रहा है। कोई भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इस हद तक कभी कैंसिल नहीं हुए, बिजनेस एलिमेंट पर, हर एलिमेंट पर। एक मिनट अजय जी, मैं आपको रोकूंगा फुल स्क्रीन पर। यहां पर सारे गेस्ट को एक बार दिखाएं, क्योंकि ये जो बड़ी बात है। अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैंने देखा आपको, अब इस वक्त ये बड़ी खबर है, लेकिन मेरे पास इस वक्त एक और जानकारी है, और यह जानकारी है राशियों को लेकर। तुरंत स्क्रीन पर दिखाएं ब्रेकिंग न्यूज राशियों को लेकर। और एक और अमेरिका से खबर आ रही है, उसके लिए हम बाद में जाएंगे, लेकिन सूर्य ग्रहण का कई राशियों पर हो सकता है बुरा प्रभाव। मिथुन राशि वालों पर ग्रहण का सबसे ज्यादा असर, ऐसा आकलन है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि में पर भी ज्यादा प्रभाव। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर भी असर मुमकिन। अब ये क्या असर है, मैं सीधे जाऊंगा सुनीता जी, इस वक्त उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। सुनीता जी वेलकम, पहली बार हम हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम वेरी क्विकली, ये जो राशियों पर असर पड़ रहा है, कौन कौन सी राशियों पर चिंताजनक असर पड़ सकता है, आपका आकलन क्या कहता है? वेरी क्विकली मैम। हाँ जी, एक तो कर्क यानी कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत खराब है, क्योंकि उनको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी 6ठे, 8वें और 12वें ग्रह में ये पड़ रहा है। और दूसरा ये कि क्योंकि मिथुन और सैजिटेरियस, इस राहु और केतु की जो ये ग्रहण की जो एक्सिस है, इसमें जेमिनी और सैजिटेरियस यानी मिथुन और धनु राशि के ऊपर लोगों के लिए बहुत बड़े परिवर्तन की बात करता है। पर मैं उससे पहले मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। प्लीज पार्डन मी मैम, मैंने आपको रोका है, आप रिपीट कर सकती हैं राशियां एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए? हाँ जी, एक तो जेमिनी और सैजिटेरियस यानी मिथुन और धनु राशि के, हाँ ठीक है, ओके, ये इनकी राशियों में पड़ा, तो उनके लिए बहुत बड़े परिवर्तन का समय आ रहा है। ये नहीं कहूंगी खराब और अच्छे, परिवर्तन का समय आ रहा है। लेकिन कर्क और वृश्चिक और कैप्रिकॉर्न, इनके लिए 6ठे, 8वें, 12वें का है, तो इसलिए इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पैसे अपने बिजनेस में, काम में कैसे लगाएं, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो उनके लिए पैसों की दिक्कत हो सकती है, सेहत की दिक्कत हो सकती है। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आप अभी वॉर की बात कर रहे थे। वैसे तो देखिए कभी भी वॉर अच्छी नहीं होती है, लेकिन जिस देश में जहां जहां ग्रहण पड़ता है, उसका असर से ही व्यक्ति को, आप इतना बड़ा कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज है, तो जो ये ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये चाइना, इंडिया और ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में पड़ रहा है। ये जहां मैं हूं वहां नहीं पड़ रहा है, इस पार्ट पे पड़ रहा है। तो ये इसी वजह से इन देशों पर ज्यादा प्रभाव छोड़ेगा। बड़ी बात बोली आपने। क्योंकि मंगल, मैम मैं आपको रोकूंगा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये जरा ब्रेकिंग तैयार करें। सुनीता छाबरा जी ने बोला है, रिपीट कर रहा हूं मैं अपने दर्शकों के लिए, पहली खबर सुनीता जी ने जो बोला है, पहली खबर, जेमिनी सैजिटेरियस के लिए चेंज दिखाई दे रहा है। कर्क, वृश्चिक और कैप्रिकॉर्न आपके लिए चिंता हो सकती है। कर्क, वृश्चिक और कैप्रिकॉर्न आपके लिए चिंता हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर, जिस जगह पर यह सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वहां पर चिंता ज्यादा है, यानी चाइना और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत का भी ईस्टर्न पार्ट। सुनीता जी प्लीज गो अहेड मैम, बताइए। ईस्टर्न रशिया कहा था और इंडिया का उत्तरी भाग जहां पर ये पूरे है उसमें है। दूसरा ये कि जो मंगल ग्रह है उसका एस्पेक्ट जो है वो इस ग्रहण पर है। मंगल ग्रह जो होता है ये हम कहते हैं एक्शन का, आर्मी का और इस सब का कारक होता है, तो इसलिए ये एक युद्ध की स्थिति बन रही है। पर इससे मैंने जैसे कहा कि युद्ध तो कभी अच्छा नहीं होता, और आगे चलकर सितंबर से लेकर नवंबर में मंगल ग्रह जो है वक्री हो जाएगा। अर्थ ये प्लीज पार्डन मी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा मैम, सीधे चलेंगे, हमारे सारे गेस्ट को दिखाइए यहां पर वेरी क्विकली। ये तो आपको मैंने बताया चिंता का विषय, लेकिन और इसी फ्रेम पर रहिएगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ सौम्य दत्ता जी हैं जो कि तर्कशास्त्री हैं
और मेरे साथ वैज्ञानिक जी भी हैं, आनंद शर्मा जी भी हैं, जिनके पास मैं अभी आने वाला हूं। सौम्य दत्ता जी, सूर्य ग्रहण का राशियों पर असर, सूर्य ग्रहण का देश पर असर, आपका एनालिसिस क्या है वेरी क्विकली? देखिए, सूर्य ग्रहण हर साल लगभग 2 से 5 एवरेज में होते हैं। पिछले शताब्दी में 228 सूर्य ग्रहण था, इस शताब्दी में 224 सूर्य ग्रहण होगा। इसीलिए सूर्य ग्रहण साल में कम से कम 2 बार तो मिल जाते हैं। तो कोई ना कोई घटना सूर्य ग्रहण के साथ के जोड़ के कोई बता सकते हैं, लेकिन विज्ञान में सूर्य ग्रहण के साथ कोई भी दुनिया में घटना घट रहे उसका कोई ताल्लुक अभी तक नहीं मिला। दूसरा ये है कि जो चीन के वार लाइक सिचुएशन हो, ये सारे हो चुका है सूर्य ग्रहण होने का काफी पहले। तो अभी उसके साथ जोड़ के दिखाने में थोड़ा मेरे ख्याल में अपना इमेजिनेशन का थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा जी। और तीसरी पॉइंट में जो बोलना चाहूंगा, तो मुझे एक बात बताइए, आज के दिन में हम आप फिर इसको कैसे देखते हैं? आप इस ग्रहण को कैसे देखते हैं? एक नॉर्मल एक्टिविटी? ये बहुत ही साधारण एक्टिविटी है एस्ट्रोनॉमिकली। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, साल में औसतन 2 से 5 बार सूर्य ग्रहण आते रहते हैं। हर शताब्दी में 220 से 230 बार सूर्य ग्रहण होते रहते हैं जी। और इसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आम बात है क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का रिलेटिव पोजीशन इसके ऊपर है। कब हमारा सूर्य से लाइट को चंद्रमा ढक। वेरी क्विकली आपने जो पॉइंट रखा है सर, इसके साथ बाकी साथ जोड़ने के कहना है। देखिए, हमें सबको दिखाना है, मेरे सारे पैनलिस्ट को दिखाइए। आपने जो पॉइंट रखा मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। आनंद शर्मा जी मेरे साथ हैं। आनंद जी वेरी क्विकली। सुनीता जी आई एम कमिंग टू यू मैम, आई एम कमिंग टू यू। और जब सुनीता जी बोले तो आप हमारे एक और पैनलिस्ट को बीच में ले लीजिएगा, हम तीनों को साथ रखिएगा। आनंद जी वेरी क्विकली, आप इसको कैसे आकलन करते हैं? क्या ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है? क्या इससे कोई इसके अलग इंटरप्रिटेशंस है? आप कैसे लेते हैं आनंद सर? मैं तो ये मानता हूँ ये नॉर्मल एक्टिविटी है जी। और जैसा कि अभी हमारे इससे पहले भी वक्ता ने भी बताया, इस तरह का फिनोमेना ये नई बात नहीं होने जा रही है। जब कहते हैं कि चांद जो है कहते हैं धरती और सूरज के बीच में आता है तो ये सोलर एक्लिप्स होता है, तो ये सदियों से होता आ रहा है। ऐसा कोई मुझे नहीं लगता, ये ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा दिख रहा है इसमें। अच्छा, आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दिख रहा है, वेरी गुड, यू मेड अ पॉइंट सर। बड़ी खबर माइक पॉम्पियो को लेकर मेरे सामने स्क्रीन पर आ रही है। रैंडम है क्योंकि हम बता रहे हैं सूर्य ग्रहण और अलग अलग बादल जो युद्ध के दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक स्टैंड बाय, मनीष स्टैंड बाय। एलएसी पर तनाव के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। एलएसी पर चीन की सेना ने तनाव बढ़ाया। माइक पॉम्पियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका यह बयान है। जिनपिंग की पार्टी को पॉम्पियो ने दुष्ट पार्टी कहा है, दुष्ट पार्टी कहा है। सोचिए, एलएसी पर तनाव के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। सीधे वेरी क्विकली मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ये भारत के लिए आज एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। देखिए निशांत, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का ये बयान खास करके एक ऐसे समय में आया है जब चीन के सबसे बड़े डिप्लोमेट यांग जेची के साथ माइक पॉम्पियो ने कई घंटे तक हवाई में बातचीत की और उसके बाद उनका ये बयान आया है कि चीन की पार्टी बेहद दुष्ट पार्टी है। चीन ने ही भारत में एलएसी पर तनाव बढ़ाया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत एक शांति प्रिय लोकतांत्रिक देश है। तो जो बात हम कह रहे हैं कि क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी, तो भारत और अमेरिका जो स्वाभाविक मित्र हैं, स्वाभाविक तौर पर एक लोकतांत्रिक देश है, उसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने जिस tariके से चीन पर निशाना साधा है, संदेश दुनिया को साफ है कि चीन की विचारधारा और चीन से दुश्मनी करने वाले या उनसे नफरत करने वाले तमाम लोगों को अब एक होना होगा और चीन की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए सबको एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा, ये वो कहना चाहते हैं माइक पॉम्पियो। और निश्चित तौर पर 24 घंटे के अंदर 2-2 बार भारत के संदर्भ में उनके दिए हुए बयान, तो जो बात आपने कही वही बिल्कुल सही है कि अमेरिका भारत को न सिर्फ समर्थन दे रहा है बल्कि दुनिया को भी बता रहा है कि चीन के खिलाफ एकजुट होने का वक्त आ गया है, आना पड़ेगा और चीन के हर जगह पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसे रोकना पड़ेगा। बीच में जरा इस वक्त ये बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर ये बहुत बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं आपको, आपकी स्क्रीन पर फुल स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग एक बार फिर से। माइक पॉम्पियो का बड़ा बयान, एलएसी पर चीन की सेना ने तनाव बढ़ाया, ये बड़ी खबर इस वक्त है। दूसरी जानकारी जो हमारे सामने है, एलएसी पर अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि दुष्ट पार्टी है जिनपिंग की, उस पार्टी को दुष्ट बोला है। सीधे जल सेना मेरे साथ आ चुके हैं।
जल सेना, ये कितनी बड़ी विक्ट्री है भारत के लिए सर, वेरी क्विकली? देखिए, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है कि देखिए क्वाड भी है, जब हम 2 अलाइनमेंट करते हैं अमेरिका के साथ, और इस तरह की बयान जब आती है खास करके इस समय में, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, अमेरिका भी चाइना के साथ जूझ रहा है, उसके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आउट ऑफ 7 आज ताइवान स्ट्रेट के अंदर में लगे हुए हैं, और बहुत ज्यादा स्थिति वहां भी बहुत नाजुक है। और वो जो कर रहा है ताइवान में, हांगकांग में, और देखिए जो इस लद्दाख में है, वो सब परफेक्ट एक ही है। तो जो माइक पॉम्पियो जब बताते हैं कि ये दुष्ट पार्टी है, दुष्ट पार्टी तो है ही, क्योंकि देखिए उसकी सेना आज, उसका कमान जो है वो शी जिनपिंग के अंदर है, कोई भी इन बिटवीन नहीं होता। आज के वो जो सुप्रीम कमांडर हैं, और डायरेक्टली जब वो बात करते हैं, देखिए वेस्टर्न जो उनका रीजन है, मिलिट्री रीजन, उसके अंदर में जब बात करते हैं, सारी हिदायत वहां से आती है। जो भी हुआ, चाहे वो बिल्टअप हुआ, वो उनके कहने से हुआ, उसी कम्युनिस्ट पार्टी को हेड करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई अत्याशक्ति नहीं है। अंडरस्टूड, एब्सोल्युटली सही बात है। सर, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं। एक क्विक रिएक्शन अभिषेक से। अभिषेक, क्योंकि आप लद्दाख में मौजूद हैं, तो लद्दाख में क्या आपको ऐसा लगता है कि जो एक एडवांटेज है, क्योंकि हम यहां पर अमेरिका की बात कर रहे हैं, चिनूक, अपाचे, इन सब से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है, क्योंकि इन टेरेन्स में उनकी बहुत जरूरत होती है। याद है हमें करगिल में ये सारे एयरक्राफ्ट नहीं थे तो कितना नुकसान हुआ था, बल्कि ये चॉपर्स नहीं थे हमारे पास। निशांत, सबसे जो बड़ा एडवांटेज है जो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं, जो पीछे जो टेरेन दिख रहे हैं ना, जो हाई अल्टीट्यूड, एक बार कैमरामैन से कहूंगा चेतन से ये आपको दिखाएं, ये जो आप हाई अल्टीट्यूड देख रहे हैं, यहां पर भारत एडवांटेज की स्थिति में है। सबसे बड़ी बात ये है आज की तारीख में स्थिति ये है कि भारत की ये जो अटैक है, ये जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जो फाइटर जेट हैं, ये किसी भी सूरत में उस तरफ, चीन की तरफ जो उनकी रेलवे लाइन, जो ट्रैक आया है, जो उनकी रेलवे लाइन है, उसको ध्वस्त कर सकते हैं किसी भी सूरत में। ये हमारे पास पावर है, ये उसकी चिंता की। और दूसरी बात समझिए, जो हमारे पास जो अभी जो हेलीकॉप्टर यहां पर आ रहे हैं, वो रडार डिसेप्टर सिस्टम है, वो रडार उनको पकड़ नहीं पाएगा, एंटी टैंक मिसाइल से लैस हैं, उनकी जो राइफल है, उनकी जो क्षमता है, गोलियां, उनसे गोलियां निकलने वाली, वो सारी क्षमता ऐसी है कि समझ लीजिए कि जो LAC है, वहां पर चीन बहुत ही डिसएडवांटेज में है इन अल्टीट्यूड से। और दौलत बेग ओल्डी का मैं नाम ले रहा हूं, सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है। भारत की जिस तरह से भारत की तैयारी है, उनका सारा फॉर्मेशन, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी रेलवे लाइन, अभिषेक, पॉइंट नोटेड वेरी क्विकली। मेरे पास एक अर्थक्वेक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, स्टैंड बाय, और आनंद शर्मा जी आप भी स्टैंड बाय पर रहिएगा। उससे पहले मैं क्विकली यहां पर जाऊंगा जनरल सेना के पास इसी खबर को लेकर। जनरल सेना, माइक पॉम्पियो के हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, वो ब्रेकिंग दिखा रहे हैं। अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स, अमेरिकन चॉपर्स, अमेरिकन वेपन से हमें कितनी मदद मिली है? ये फोर्स मल्टीप्लायर है निशांत साहब, देखिए बहुत बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर है। देखिए, एक नाम नहीं लिया जा रहा है, हमारे पास लाइट गन्स आए हैं, 777 उसको हॉब्जर कहते हैं, और ये गन एक गेम चेंजर नहीं, ये पूरे के पूरे गेम चेंज कर देगा उस इलाके में, माउंटेन पे। और खास करके जब आप ग्लोब मास्टर से उतर सकते हैं, और वो ज्यादा दूरी नहीं है, जब आपको पता होना चाहिए कि ये जो गलवान नाला है, उसके ऊपर केवल ऑन थर्सडे ये जब झड़प हुए उसके बाद ब्रिज बनी है, उसके नोज, अंडर द नोज ऑफ चाइनीज, और वहां से हम जब रोड ले जाएंगे, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हमारे पास में है, और सारी बिल्डअप उसके नीचे है, तो आप पत्थर भी मारिएगा ना, क्या तो चुन चुन कर आप चाइनीज को मार सकते हैं। मेरे को ये खबर देख के सर बस इतना कहूंगा कि ग्रहण अब वहां पर लगने वाला है चीन में। वापस आइए, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूं अपने दर्शकों के लिए। दिल्ली NCR में किसी भी वक्त बड़ा भूकंप आ सकता है, ये एक जानकारी आई है। दिल्ली में बड़े भूकंप की भविष्यवाणी, वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान, दिल्ली NCR में पिछले 3 महीने में भूकंप के 18 झटके। बड़ी खबर, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, बेहद हैरान करने वाली है खबर। दिल्ली NCR में भूकंप के बड़े झटके आ सकते हैं। और ये जो हमारे खास मेहमान है, मैं इनके पास जाऊंगा। अजय भांबी जी, सर प्लीज स्टैंड बाय। आपको, मुझे याद है, हर भूकंप के झटके पर मुझे आपकी याद आती थी, क्योंकि आप बोल के गए थे जिस दिन, उसके बाद भी हमने कुछ देखा, लेकिन भूकंप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आनंद जी ये बात कहेंगे, मैं उनके पास आ रहा हूं, लेकिन से पहले बिग वॉल पर कुछ ऐसे आंकड़न
जो कि आपको बताना जरूरी है और ये अपने आप में अप्रत्याशित है। सीधे चलिए आइए, यहां पर दिखाता हूं। क्या आप जानते हैं कि हम जब ये बात कर रहे हैं तो कल न्यूजीलैंड में सुनामी अलर्ट हुआ था? क्या आप जानते हैं कि गुजरात में जबरदस्त भूकंप के झटके कुछ दिन पहले महसूस किए गए? भूकंप के ताबड़तोड़ झटके दिल्ली एनसीआर में 3 महीने में भूकंप के, रुक जाए इस पर, 18 झटके, 18। ये देखें, हाल के दिनों में दिल्ली एनसीआर में 18 झटके 3 महीने में। अगली खबर दिखाएं बहुत क्विकली, ये हमारे लिए जानकारी है। हाल के दिनों में गुजरात में 4 झटके, तीव्रता देखें 5.3। यह हल्का भूकंप नहीं है, बस रिहायशी इलाके में नहीं है, जमीन के अंदर ज्यादा, इसलिए बच रहे लोग। अगली खबर दिखाइए इस पर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 5.3 छोड़िए, अब ये देखें, इसके बाद जाता है सुनामी अलर्ट 7.4। अगली खबर दिखाएं यहां पर, और अगली खबर यह है कि ये सारे झटके जो आ रहे हैं उसके बाद, सूर्य ग्रहण के बाद, क्या भूकंप के झटकों में कमी आएगी या बढ़ेंगे? सीधे चलते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान है उनके पास। अजय भांबी जी, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं आऊंगा सीधे आनंद शर्मा जी के पास भी और फिर सुनीता जी के पास। अजय जी, अपनी स्क्रीन पर देखें आप सभी एस्ट्रोलॉजी साइंटिस्ट और चाइना एक्सपर्ट्स। अजय जी, मुझे याद है आप बार बार हमारे शो में कह रहे थे कि निशांत, प्राकृतिक आपदा होगी, भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें। सूर्य ग्रहण के बाद क्या? अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुनीता जी, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे लगता है अजय भांबी जी की आवाज नहीं आ रही। सुनीता जी, आपका पॉइंट। हाँ जी, मैं उससे पहले एक बात बताना चाहूंगी कि आपने मेंशन किया था कि 1962 में चाइना के वॉर के टाइम में भी सूर्य ग्रहण हुआ था। मैं आपको एक और भी बात बताऊंगी कि 1947 में जब LAC का जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की ट्रीटी साइन हुई थी, उस टाइम में चंद्र ग्रहण था। और अभी जो समय चल रहा है इसमें एक चंद्र ग्रहण, फिर सूर्य ग्रहण और फिर एक चंद्र ग्रहण आ रहा है। ये एक बहुत अनयूजुअल है कि 3 ग्रहण एक साल में आए। और जब भी कोई ये कह रहे थे कि कोई भी बात कभी भी किसी से जोड़ी जा सकती है, लेकिन अगर ये खुद भी अगर डेटा देखें तो देखेंगे कि ज्यादा जुड़ती है। मैम, ये भूकंप से क्या ताल्लुक है? भूकंप का क्या देखती हैं आप इसमें? हाँ जी, भूकंप देखिए, ग्रेविटेशनल पुल होता है, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ये तो साइंस भी कहता है कि स्ट्रेट लाइन पे होता है तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है। हमारे जो एंशिएंट जो ऋषि मुनीस थे, उन्होंने ये देखा था कि जब भी ग्रहण होता है उस टाइम में ये जो तूफान भी आते हैं, भूकंप भी आते हैं, जो ये सुनामी जैसी सिचुएशन होती है और स्टॉर्म्स होते हैं, तो जितने तटवर्ती स्थान होते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि अलर्ट दिया गया है, तो इस टाइम में वो होना पॉसिबल है। और क्योंकि अभी जो ग्रहण के वक्त में शुक्र ग्रह जो है वो वक्री है और इतने सारे ग्रह वक्री हैं, तो उसकी वजह से ये इसका इम्पैक्ट, वक्री का अर्थ यही होता है कि ये साइंस भी मानेगी कि वो ग्रह जो है पृथ्वी के बहुत नजदीक है। जब नजदीक होता है तो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो उस पर ज्यादा होता है। तो यही हम एस्ट्रोलॉजी मैं चाहूंगा आनंद जी को प्लीज फ्रेम में लेकर आए और इसी फ्रेम पे एक बार डिस्कशन करेंगे। जो हमारे साथ जो फ्रेम था, आनंद जी मुझे समझाइए, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इन सब का ताल्लुक ग्रहण से है, नक्षत्रों से है? सौम्या जी, मैंने देख लिया, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए कि जो आपका जब भी ये इस तरह का न्यू मून रहता है, अमावस्या रहती है, उस समय टाइडल स्ट्रेसेस बढ़ जाती है, ये तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। मगर जहाँ तक सवाल है अर्थक्वेक का, तो कोई मामूली सा उसका असर हो सकता है, कोई बेहतरीन। इससे पहले भी कितने सारे सोलर एक्लिप्सेस हुए हैं, तो मैं किसी से जानना चाहूँगा क्या उस समय भी इतने कोई बड़ा अर्थक्वेक आया है? कोई बता पाएगा कि ये नई पहली घटना तो नहीं हो रही है? एक चीज़ बताइए सर, मैं आपसे एक चीज़ जो समझना चाहूँगा, चलिए मैं 2 मिनट के लिए ये एनालिसिस हटा देता हूँ, बिल्कुल हटा देता हूँ। मैं चाहूँगा हमारी टीम जो है ब्रेकिंग तैयार रखे अर्थक्वेक वाली। मैं एक बार फिर से वो ब्रेकिंग दिखा रहा हूं आनंद जी, और आप मुझे उस पर रिएक्ट करिएगा। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए अर्थक्वेक वाली, जरा दिखाइए किसने कहा है, क्यों कहा है, हम अपने दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में किसी भी वक्त बड़ा भूकंप, दिल्ली में बड़े भूकंप की भविष्यवाणी, वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 महीने में भूकंप के 18 झटके। ये ब्रेकिंग प्ले करते रहिएगा जब मैं आनंद जी से बात कर रहा हूं। आनंद जी, मुझे एक चीज समझाइए सर, अब एक इंस्टीट्यूट भी कह रहा है कि भूकंप के झटके आ सकते हैं। केस स्टडीज 2 ली जा रही हैं, एक इटली की, एक सैन फ्रांसिस्को की, कैलिफोर्निया की, जहां पर कई सारे झटकों के बाद एक बड़ा भूकंप आता है। क्या कहेंगे आप इस पर?
नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो इटली वाली घटना है वहाँ यही हो रहा था। काफ़ी लंबे समय से छोटे छोटे झटके आ रहे थे और उसके बाद में एक बड़ा झटका भी आया। चूंकि साइंटिस्ट से भी पूछा गया था उस समय कि क्या बड़े बड़े छोटे छोटे ये झटके आ रहे हैं, क्या बड़ा आएगा? तो उनका मानना था कि नहीं, छोटे छोटे झटकों से एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो बड़ा नहीं आएगा। मगर फिर भी बड़ा आ गया। चूंकि ये एक साइंस ऐसी है जो परफेक्ट नहीं है, हम लोगों की धरती के अंदर क्या चहल पहल हो रही है जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए दो तरह की थ्योरी है। एक थ्योरी कहती है छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं तो वो एक आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। दूसरी एक थ्योरी कहती है कि कहते हैं छोटे छोटे आ रहे हैं तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, बड़ा नहीं आएगा। मगर कोई भी परफेक्ट नहीं है एक चीज। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि कई साइंटिस्ट का कहना ये भी है कि आपको दिल्ली का जो पुराना डेटा दिखाता है, ये मैं एज ए एक्सपर्ट नहीं बोल रहा हूँ, जो ये अपने और सारे जो जियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि दिल्ली की आप हिस्ट्री में उठा के देखेंगे तो बहुत मतलब काफी लंबे समय की ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा मैं। सौम्य दत्ता जी, मैंने देखा है मेरे सामने इस वक्त बहुत ही परेशान करने वाली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर, और ये इस वक्त सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बिग फुल स्क्रीन पर दिखाएं सबसे बड़ी खबर। 24 घंटे में भारत में कोरोना का महाविस्फोट। 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,516 मामले, 375 लोगों की मृत्यु। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,137 केस। साउथ कोरिया और चीन में कोरोना में दूसरी वेव शुरू। एक बार फिर से ब्रेकिंग आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी खबर, 24 घंटे में भारत में कोरोना का महाविस्फोट और 24 घंटे में रिकॉर्ड 14,516 मामले, 375 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,137 केस 24 घंटे में। साउथ कोरिया और चीन में कोरोना की दूसरी वेव। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हमारे दर्शक जरा हैरान हो जाएंगे। अब 5 मिनट मुझे दीजिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण से ताल्लुक रखता है, आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखता है और कोरोना से ताल्लुक रखता है। बिग वॉल पर मैं लेके जाता हूं आपको। तुरंत देखिए यहां पर कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको परेशान करेंगी। ध्यान से दिखाइए, प्ले करें पहली चीज क्विकली। 24 घंटे में भारत में जो कोरोना के आंकड़े हैं इसको समझें आप। 24 घंटे में अब आप अंदाजा लगाएं पर मिनट कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट प्ले आउट करें इसको। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली में 300 से ज्यादा, 3,000 से ज्यादा मामले, 3,137 केस। अब आप ये अंदाजा लगाएं, दिल्ली एनसीआर हाई अलर्ट पर है। दिल्ली बहुत चिंता का विषय। अगली खबर प्ले करें। चीन में कोरोना की पहली वेव दिसंबर में थी 2019 को, दूसरी वेव जून से शुरू हो गई है। हम दिल्ली में, भारत में, इसको स्टे रखिएगा प्लीज, हम दिल्ली में और भारत में सिर्फ पीक ही नहीं कर रहे हैं। अभी हमने पीक नहीं किया है और वर्ल्ड में दूसरी वेव शुरू हो गई और चीन इसमें भी गुनहगार है। अगली चीज दिखाएं आप। साउथ कोरिया में पहली वेव 20 जनवरी को, लेकिन दूसरी वेव फिर से जून में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 5 महीने में। और ये पीक करने के 5 महीने के बाद है, 3 महीने के बाद। यानी कि अगर हमारे यहां पीक नहीं हुआ है, जुलाई में नहीं हुआ है, तो अगस्त, सितंबर में क्या फिर से हमारे एक वेव आएगी? सीधे यहां पर बड़ा सवाल, क्या कल के सूर्य ग्रहण के बाद कोरोना का असर कम होगा? सीधे मैं चलूंगा। अजय भांबी जी मेरे साथ हैं। अजय जी, आपका ऑडियो वीडियो लिंक छूट गया था, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए, लेकिन आप मुझे यह बताएं अब कोरोना काल में क्या करें सर? यह सूर्य ग्रहण कोरोना से राहत देगा, क्या होगा सर, यह बताएं मुझे आप। मैं आपके चैनल पर मार्च से बोलते आ रहा हूँ, अप्रैल में बढ़ेगा, मई में बढ़ेगा, जून में बढ़ेगा, ये मैंने बोला है आपके यहाँ। और अब मेरा ऐसा मानना है कि 15 जुलाई के बाद धीरे धीरे ये कम होगा, जितना पीक होना इन दिनों में होगा, और सितंबर आते आते हमको काफ़ी राहत मिलेगी। ये कोरोना के बारे में ही है। दूसरी बात, मैं अभी कोई साइंटिस्ट बोल रहे थे, हमारा अपना अनुभव है, हमारी अपनी गणना है। हर बार जब सूर्य ग्रहण होता है तो हर बार भूकंप नहीं आते, लेकिन सूर्य ग्रहण कब होता है और क्या पैरामीटर्स हैं, बाकी ग्रह क्या हैं, उन सब का जब अध्ययन करते हैं। मैंने आपके यहाँ बोला, आपने खुद ही बोला, मैंने बोला कि ये जो टाइम है ये भूकंप का टाइम है, यहाँ कोई भूकंप आएगा। और जब भूकंप की बात करते हैं तो एनसीआर हमारा मेन है। यहाँ से उत्तरांचल
और गुजरात और एक बात और कहना चाहता हूं सर, मैं अभी तक हम इतने परफेक्ट जगह बता थोड़ा सा मैं अभी मैं चाहूंगा प्लीज कि ये यहाँ पर बीच में ब्रेकिंग चलाए, ये ब्रेकिंग चलाए। सर मुझे एक चीज बताएं, यहाँ पर मेरे लिए बहुत चिंता हो रही है। अभी मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ अजय जी, क्योंकि अभी हर इंसान के घर में अपनी स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है। सर ये समझाएं मुझे, साउथ कोरिया और चाइना में दूसरी वेव आ गई है, हमारे यहां अभी पीक हो रहा है, पीक हुआ नहीं है और ये दूसरी वेव आ गई है। यानी कि क्या फिर से भारत इसके संकट में, इसके मकड़जाल में आएगा? ये जो कोरोना है इसका सूर्य ग्रहण कैसे जोड़ा जाए? देखिए, जब भी कोई ग्रहण होता है तो उसके बाद असर कम या ज़्यादा होता है। ये पहला सूर्य ग्रहण हुआ 26 दिसंबर को, उसके बाद चाइना से बढ़ता हुआ पूरे दुनिया में आया। अब मेरा ऐसा मानना है इस सूर्य ग्रहण के बाद धीरे धीरे कम होगा, एकदम कम नहीं होगा। 15 जुलाई के बाद इसका पीक कम होना शुरू होगा और सितंबर तक आते आते स्थितियाँ काफ़ी नियंत्रण में आ जाएंगी। लेकिन ओवरऑल मैं पहले बोला, दोबारा बोलता हूँ, ये समस्या 2 साल तक रहने वाली है, 2 साल तक रहने वाली है। समझ गया मैं आपकी 2 साल तक, 2 साल तक कोरोना है, किसी रूप में रहने वाली है सदा के लिए। सितंबर तक आते आते राहत आ जाएगी। जी, 2 साल तक कोरोना है सदा के लिए। सर वेरी क्विकली सौम्य दत्ता जी, आपका इस पे कोई टेक? वेरी क्विकली सर। देखिए, मैंने भूकंप के बारे में बोलने जा रहा था। दिल्ली 3 फॉल्ट लाइन का ऊपर बैठा है, गुड़गांव 7 फॉल्ट लाइन का ऊपर बैठा है। तो ये जो छोटा छोटा भूकंप आ रहा है, ये एक हो सकता है बड़ा भूकंप का इंडिकेशन, क्योंकि ये बहुत दिनों से, अभी वादिया इंस्टीट्यूट बोला ऐसे नहीं है, ये पिछले 50-60 सालों से बोला जाता है, कभी भी ये होता है, क्योंकि दिल्ली हिमालयन बेल्ट का भी बहुत दूर नहीं है। तीसरी है, यदि हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइज्मोलॉजी, नेशनल सेंटर ऑफ साइज्मोलॉजी नोएडा में है, ये हमें बता सकते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि ये मेजर करने के लिए हमें क्रिप मीटर चाहिए, हमें स्ट्रेस मीटर चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात सर, मैं माफी चाहूंगा सोना जी, मैं आपको थोड़ा सा कटिंग यू शॉर्ट सर, प्लीज पार्डन मी। मेरे पास अभी एक तुरंत कमांड आया है, तुरंत कमांड आया है, बिग न्यूज इज कमिंग इन द नेक्स्ट शो। एक हमारा जो अगला शो है उसमें बहुत बड़ी ब्रेकिंग लेकर आ रहे हैं, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शक, क्योंकि एक बड़ी खबर मेरे अगले सहयोगी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अभी इस शो को मैं वाइंड अप कर रहा हूं। हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज, कुछ राशियों पर असर पड़ सकता है। दूसरी चीज, चीन के लिए ग्रहण ज्यादा खतरनाक है और यह हमारी तैयारी से भी दिख रहा है। तीसरी चीज, कोरोना के साथ जीने का आपको समझना पड़ेगा कैसे जीना है। और चौथी और आखिरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि भूकंप को लेकर कई सारी चीजें आ रही हैं। सूर्य ग्रहण और नो सूर्य ग्रहण चिंता का विषय है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।